राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक धोबी और धोबन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम मंगल था। धोबी मंगल अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। उसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। वह अपनी कमाई से ही बेहद संतुष्ट रहता था और चाहता था कि उसका जीवन इसी तरह सुख शांति से चलता रहे। अगर उसकी जो शादी थी, जो वह एक खूबसूरत महिला से नहीं हुई होती, तो शायद उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। उसकी पत्नी का नाम जो रानी था और वह सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लहराते नागिन से बाल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और मोती से चमकते दांत उसे और भी सुंदर बनाते थे। रानी में वे सभी खूबियां थी जो एक खूबसूरत स्त्री में होनी चाहिए, परंतु रानी अपने पति के काम से खुश नहीं रहती थी। यह तो भगवान ही जानता था कि इतनी सुंदर औरत की शादी एक साधारण से मंगल से कैसे हो गई। इतनी सुंदर औरत की शादी तो किसी अमीर खानदान में होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह धोबी की पत्नी थी। वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दौलत पाने की इच्छा रखती थी। वह धोबी के साथ खुश नहीं रहती थी। वह चाहती थी कि जितनी भी जल्दी हो वो भी अमीर हो जाए। ज़्यादा दौलत पाने के लिए वह उल्टी सीधी सोच रखती थी, जिन्हें पूरा करना धोबी के बस की बात नहीं थी। फिर भी अपनी पत्नी की सुंदरता के कारण धोबी उसका बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी पत्नी रानी से बहुत प्यार करता था और उसकी बेतुकी बातों पर कभी गुस्सा नहीं करता था। ना ही वह उसे डांटता या रोकता टोकता भी नहीं था। वह तो बस रानी को ख्याली पुलाव बनाते देखता और मुस्कुरा कर रह जाता। रानी को भी पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी किस्मत में बहुत सी दौलत लिखी है और इसी विश्वास में वह अमीर होने की धुन में पागल हुई जा रही थी। उसे यह समझाना तो दूर, मानना भी गंवारा नहीं था कि दौलत कमाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और तेज दिमाग का होना बहुत जरूरी है। रानी को यकीन था अगर धोबी यह छोटा काम छोड़कर कोई बड़ा सा काम करने लगे तो वह जरूर अमीर हो सकता है। हालांकि धोबी उसकी इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। एक दिन की बात है, धोबी जब रानी गांव के एक अमीर आदमी की शादी में गई हुई थी। यह कहना मुश्किल है कि उसे वहां बुलाया गया था या नहीं, लेकिन वह शादी में पहुंच गई थी। वहां उसने इलाके के बड़े बड़े रईसों और अमीर लोगों की पत्नियों को देखा। शादी में उसने खास तौर पर एक महिला पर ध्यान दिया जो राजा के दरबार में काम करने वाले राज ज्योतिषी की पत्नी थी। उसकी कीमती पोशाक, महंगे गहने और पायल देखकर तो जो रानी दंग रह गई। इन सब चीजों ने उसके विचारों को और भी बल दिया। उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक जो धन कमाना था। तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आया, अगर उसका पति राजा के दरबार में मंत्री या दरबारी नहीं बन सकता तो कम से कम राज ज्योतिषी ही बन सकता है। उसे लगता था कि ज्योतिषी बनने के लिए ना तो ज़्यादा शिक्षा चाहिए और ना ही कोई विशेष योग्यता। शाम को जब मंगल धोबी बेचारा घर लौटा तो उसने देखा कि रानी चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो। धोबी ने अपनी पत्नी रानी को खुश करने के लिए उससे बहुत सी बातें की, लेकिन वह उसे हंसाने में सफल नहीं हो पाया। आखिरकार मंगल धोबी ने पूछा, क्या हुआ रानी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम तो आज शादी में गई थी। इस पर रानी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ गई तो थी, मगर तुम्हें उससे क्या? अब मंगल धोबी ने धीरे से कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ रानी,
कि वहाँ कोई ऐसी बात हो गई क्या जिससे तुम दुखी हो गई हो। अब रानी गुस्से में बोली, मुझे तो अपनी किस्मत और तुम्हारे इस धोबी के काम पर हमेशा से दुख है। पता नहीं मेरी शादी तुम जैसे धोबी से कैसे हो गई। अब मंगल धोबी हंसते हुए कहने लगा, अरे यह दुख तो पुराना है रानी, मुझे लगा शायद कोई नई बात हो गई होगी। इस पर रानी ने कहा, जिस शादी में आज मैं गई थी ना, वहाँ मेरे जैसी सुंदर एक और भी औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं पूछा। उल्टा राज ज्योतिषी की पत्नी, जिसने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे, सब उसी को पूछ रहे थे। फिर वह आगे कहने लगी, आज मुझे समझ में आ गया, शान और शौकत और दौलत के सामने सुंदरता की कोई कीमत नहीं है। इसलिए तुम भी ऐसा कोई काम करो जिससे हम मालदार बन सकें, मैं भी कम से कम राज ज्योतिषी की पत्नी की तरह शान और शौकत से रह सकूं। अब मंगल धोबी ने कहा, यह तुम्हारी फिजूल की बातें रानी मेरी समझ से तो बाहर है। हम जिस भी हालत में हैं, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत यही है कि तुम इतनी सुंदर हो। लेकिन रानी चिढ़कर बोली, तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती जी। मेरी किस्मत में बहुत दौलत है, लेकिन तुम्हारे निकम्मेपन के कारण मुझे वह कभी नहीं मिली। अब रानी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम आज से ही ज्योतिषी का काम शुरू कर दो, क्योंकि इस काम में बहुत पैसा है। तभी मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी और शायद तुम भी खुश रह सको। अब मंगल धोबी ने कहा, रानी क्या तुम जानती नहीं, मैं एक धोबी हूँ और वह भी बिल्कुल अनपढ़। भला बिना किसी शिक्षा के मैं ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ। इस पर अब रानी जो गुस्से में भरी हुई थी बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम यह कैसे करोगे। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और ज्योतिषी नहीं बने तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुमसे भी अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। यह सुनकर बेचारा मंगल धोबी जो था उसके होश उड़ गए। वह घबराकर कहने लगा, रानी मेरा ज्योतिषी का काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर जब मैं बाद में धोबी का काम करने के लौटूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी मुझे धोने के लिए नहीं देंगे। तब मैं क्या करूँगा, मेरी तो रोजी रोटी का क्या होगा। मंगल धोबी ने अपनी पत्नी रानी को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि आने वाली मुसीबतों के बारे में उसे समझाया बताया, लेकिन रानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में तो सिर्फ राज ज्योतिषी की पत्नी के गहने और उसकी शान और शौकत घूम रही थी। उस रात रानी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह सारी रात यही सोचती रही कि किस तरह से उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सुबह होते ही उसने अपने पति से कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेचारा मंगल धोबी क्या कर सकता था। वह ज्योतिषी तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि रानी उसे छोड़कर चली जाए। आखिरकार ना चाहते हुए भी मंगल धोबी ज्योतिषी बनने की बात पर तैयार हो गया। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उन्हीं से उसने बाजार से एक जंत्री पंचांग खरीदी और उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटा। यह सब सामान लेकर वह बाजार पहुंचा और ऊंची आवाज में बोलने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, चांद तारों और ग्रह नक्षत्रों की भाषा जानता हूँ। मैं किसी के भी भूतकाल और भविष्य काल के बारे में बता सकता हूँ। पैदा होने से लेकर मरने तक का हाल सुना सकता हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर लोगों की भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। जो लोग मंगल धोबी को पहले से जानते थे, उन्होंने जब उसे इस रूप में देखा तो बड़ी हैरानी हुई। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा कि मंगल धोबी, लगता है कपड़े धोते धोते तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे किसी वैद्य से इलाज करवाना चाहिए।
दूसरे ने कहा, अरे भाई यह तो गजब हो गया, तुमने धोबी का काम छोड़कर ज्योतिषी बनने की ठान ली। सबको पता है कि तू एक धोबी है। और किसी और ने कहा, अरे यहाँ तो बड़ी हैरानी की बात है, आजकल लोग अपने ही शहर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो धोबी ने क्या रूप बना लिया है। कहीं से आवाज आई, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, हो सकता है इसने ज्योतिष विद्या भी सीख ली हो। फिर किसी ने ताना मारा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ इसे कोई विद्या नहीं आती, कल तक तो यह हमारे कपड़े धो रहा था, भला रात भर में यह ज्योतिष कैसे बन गया। बेचारा मंगल धोबी इस तरह के हजारों ताने सुनता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वह लोगों के सामने ज्योतिष होने का दावा करता रहा। संजोग से राजा के जौहरी का वहां से गुजरना हुआ और वह जौहरी बेहद ही परेशान था, क्योंकि राजा का एक बेशकीमती लाल उसके पास से गुम हो गया था। अब उसने उसे ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिला। जौहरी जानता था यदि राजा को इस बात का पता चल गया तो वह गुस्से में उसका सिर कटवा देगा। इसी डर से वह जौहरी बहुत ही दुखी था। उसी समय उसकी नज़र भीड़ पर पड़ी जो मंगल धोबी के चारों तरफ इकट्ठा थी। अब जो जौहरी उनके पास गया और पूछा, भाई यहाँ क्या हो रहा है, भाइयों ये भीड़ कैसी है। तब भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, तुम जो मंगल धोबी को नहीं जानते क्या, यह वही है, आज यह राज ज्योतिषी बनकर बैठा है। जौहरी का हाल उस कहावत जैसा था, डूबते को तिनके का सहारा। उसे लगा यह ज्योतिषी उसकी समस्या का हल निकाल सकता है। वह उसके पास गया और अपनी पूरी परेशानी सुनाने के बाद बोला, अगर तुम सच में ज्योतिष विद्या में माहिर हो तो कल तक राजा के लाल का पता लगा कर दो, मैं उसके बदले में तुम्हें 200 असरफियाँ दूंगा। लेकिन अगर यह काम तुम नहीं कर सके तो मैं तुम्हें धोखेबाजी के जुर्म में कोतवाल के हाथों कैद खाने भिजवा दूंगा। जौहरी ने 200 असरफियों का लालच और कैद की धमकी इसलिए दी ताकि धोबी मंगल अपनी पूरी ताकत इस काम में लगा दे। बेचारा मंगल गरीब यह शर्त सुनकर घबरा गया और जौहरी का मुंह ताकने लगा। वह इतना घबरा गया कि कुछ देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जौहरी ने कहा कि कल तक इसका जवाब चाहिए और वहां से वह चला गया। जौहरी की पत्नी को इस बात का डर था कि जौहरी लाल का पता लगाने के लिए कुछ नहीं कुछ जरूर करेगा, इसलिए जौहरी की पत्नी ने अपनी एक नौकरानी को जौहरी पर नजर रखने के लिए लगाया था। वह नौकरानी भेष बदलकर बाजार में घूम रही थी ताकि पता कर सके कि जौहरी जो गुमशुदा लाल की तलाश में क्या कर रहा है। जब उसकी दासी ने देखा कि जौहरी एक ज्योतिषी से बातें कर रहा है और लाल के बारे में पूछताछ कर रहा है तो वह धोबी के और भी करीब आ गई। उधर ज्योतिषी बना हुआ धोबी अपने मन में सोच रहा था कि उसकी पत्नी जिससे वह इतना प्यार करता है उसी ने उसे इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। उसी के कारण वह इस मुसीबत में फंसा है जहाँ कैद खाने में जाने की नौबत आ सकती है। इन्हीं विचारों से परेशान होकर वह अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, अरे मूर्ख औरत, यह सब तेरी बेवकूफ़ी का नतीजा है। तेरे जैसी पत्नी होने से अच्छा है कि आदमी कुंवारा ही मर जाए। पास ही खड़ी नौकरानी ने जब यह सुना और देखा कि धोबी जोर जोर से ऐसी बातें कर रहा है तो उसे लगा कि यह ज्योतिषी जौहरी की पत्नी को कोस रहा है। उसके मन में शक गहराने लगा। उसने सोचा, हो ना हो इस ज्योतिषी को यह पता चल गया है कि सारा काम किसी और औरत का नहीं बल्कि जौहरी की पत्नी का ही है, इसलिए यह चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातें कर रहा है। डर के मारे अब जौहरी की पत्नी की नौकरानी भागकर अपनी मालकिन के पास पहुंची और अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, मालकिन बहुत बड़ा गजब हो गया,
लाल का भेद खुल चुका है। एक ज्योतिषी ने आपका सारा हाल जान लिया है। कल सुबह वह मालिक को सब कुछ बता देगा। तब तो आपकी बहुत बदनामी होगी मालकिन। अगर मेरी मानो तो उस ज्योतिषी को बहला फुसलाकर उसे अपनी तरफ कर लो। अब नौकरानी के मुंह से जो जौहरी की पत्नी ने ऐसी बातें सुनी तो वह धोबी की बातें सुनकर जौहरी की पत्नी के मन में डर समा गया। उसने तुरंत पालकी में बैठकर उस ज्योतिषी को ढूंढने का निश्चय किया। बाजार में चलते हुए उसे धोबी मिल गया। वह उसे देखते ही देखते उसके पैरों में गिर पड़ी। वह कहने लगी, सबके दिलों के राज जानने वाले, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरी गलती माफ कर दो तो मैं तुम्हारी सारी बात तुम्हें सच्चाई बता दूंगी। धोबी ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे क्या बताओगी? क्योंकि अभी तक तो मैं यही नहीं समझ पाया कि यह औरत लाल की चोरी की बात करने वाली है। औरत को पक्का यकीन था कि कल जौहरी को सब कुछ मालूम हो जाएगा, इसलिए बोली, ज्योतिषी जी, आपको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन लगता है कि तुम मेरे मुंह से ही जानना चाहते हो। तुम्हें तो मालूम है मैंने राजा का लाल अपने पति से चुराया है। असल में मैंने यह चोरी अपने पति को सजा दिलवाने के लिए की थी, क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मुझे लगा कि इस तरह से मेरे पास बहुत सी दौलत आ जाएगी और जौहरी भी मारा जाएगा। लेकिन ज्योतिषी जी, तुम तो अजीब इंसान हो, क्योंकि तुमने से तो जो कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अब मैं तुमसे दया की भीख मांग रही हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगी, मगर मेरी इस चोरी की खबर को तुम जौहरी को मत बता देना। मेरे पति को यह मत बताना कि लाल मैंने चोरी किया है। यह सब कुछ सुनकर धोबी ने खुद को संभाला और फिर कहा, जो कुछ भी तुमने अभी कहा है वह सब कुछ मुझे पहले से ही मालूम था। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अपने अपराध की माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास आ गई हो। हालांकि अब भी तुम्हारे पास मौका है। जल्दी से अपने घर वापस जाओ और उस लाल को अपने पति के तकिए के नीचे रख दो। फिर तुम निश्चिंत हो सकती हो। इस अपराध के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी विद्या से उस लाल का पता लगा लूंगा और जौहरी को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अब वह औरत धोबी के कहे मुताबिक करने को तैयार हो गई और फिर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसने वही किया जो उस धोबी मंगल ने कहा, यानी कि लाल को उसने अपने पति के तकिए के नीचे रख दिया। अगले दिन सुबह होते ही मंगल धोबी खुद जौहरी के घर पहुंच गया और उसने कहा कि मैंने अपना हिसाब लगा लिया है। मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार तुम्हारा लाल तुम्हारे ही बिस्तर के तकिए के नीचे है। जाओ और अपना लाल उठा लो। जौहरी को पहले तो लगा कि ज्योतिषी सचमुच पागल है, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद लेकर बताई हुई जगह पर देखने गया तो उसने वह लाल ठीक उसी जगह पर पाया जहाँ पर मंगल धोबी ने उसे बताया था। अब जौहरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह वापस आकर जो धोबी से कहने लगा, आज तो तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और फिर अपने वादे के मुताबिक जौहरी ने उसे धोबी को 200 अशर्फियों का इनाम दे दिया और कहने लगा, सचमुच तुमसे अच्छा ज्योतिषी मैंने आज तक इस पूरे इलाके में कहीं नहीं देखा। अगर कोई और होता तो अपनी इस तारीफ से बहुत खुश होता, लेकिन मंगल धोबी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसमें ऐसी कोई विद्या नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो तो बस एक किस्मत से हुआ है। मंगल धोबी ने मनी मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसकी जान बच गई और अब वह वही सही सलामत अपने घर पहुंच गया। जब मंगल धोबी अपने घर वापस पहुंचा तो उसकी पत्नी रानी दौड़ती हुई उसके पास आई और कहने लगी, आओ मेरे प्यारे ज्योतिषी, बताओ आज तुमने कितने पैसे कमाए हैं। मंगल धोबी ने 200 अशर्फियाँ उसे देते हुए कहा कि अब तो तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा। मुझे उम्मीद है अब मेरी जान को
तुम जो खतरे में नहीं फंसाओगी। लेकिन उसकी लालची पत्नी, जो ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कहने लगी, अरे इसमें खतरा कैसा। मंगल धोबी ने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को सुना दी, लेकिन उसकी पत्नी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह कहने लगी, मेरे प्यारे पतिदेव, इस काम में इतनी ज्यादा कमाई है कि तुम इसे जारी रखो। मंगल धोबी ने उसे काफी समझाने की कोशिश की। इस बार तो किस्मत ने उसका साथ दे दिया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता, इसलिए अब मैं दोबारा इस काम पर नहीं जाऊंगा। परंतु उसकी लालची पत्नी रो रो कर कहने लगी, लगता है तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, अब तो मैं जरूर ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसके रोने से धोबी का दिल पिघल गया। वह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हो गया। अगली सुबह उसने एक बार फिर से अपनी जंतरी पंचांग उठाई और बाजार में जा पहुंचा और आवाज लगाने लगा कि मैं ज्योतिष हूँ, दिलों के राज जानता हूँ, भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ बता सकता हूँ। इधर बाजार में जब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था, पूरे इलाके में यह बात फैल गई थी कि कल ज्योतिषी ने गुमशुदा लाल का पता जौहरी को बता दिया। अब तो उसकी ज्योतिष विद्या की पूरी धाक बाजार में छा चुकी थी। कल जो धोबी की ज्योतिष विद्या का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। जब वह धोबी बाजार में पहुंचा तो एक बार फिर से उसके आसपास भीड़ जमा होने लगी, परंतु आज कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। तभी वहां से एक बहुत ही सुंदर लड़की गुजरी। वह इस शहर के नगर के सेठ की बेटी थी और राजकुमारी की सहेली भी। इस समय वह राजमहल में ही वापस आ रही थी, राजमहल से अपने घर जाने के लिए। कुछ देर पहले उसने महल के शाही बगीचे में बने हुए सरोवर में राजकुमारी के साथ स्नान किया था, लेकिन अपना बेशकीमती हार और कानों की बालियां कहीं पर खो आई थी। अब वह सोचती हुई घर वापस जा रही थी कि जब उसके पिता को इस बारे में पता चलेगा तो जरूर वह मुझ पर गुस्सा होंगे और सोचेंगे कि मैंने अपने जेवर अपने किसी प्रेमी को दे दिए। अब धोबी के चारों तरफ जमा भीड़ को देखकर उस लड़की ने एक आदमी से पूछा कि ये कौन है, और लोगों ने उसे नए ज्योतिषी का सारा हाल बता दिया। यह पहले धोबी था और अब भगवान की कृपा से यह ज्योतिषी बन गया है, और कैसे उसने जौहरी का गुमशुदा लाल ढूंढ निकाला। लोगों की बात सुनकर उस लड़की को ज्योतिष विद्या पर पूरा विश्वास हो गया। वह उसके पास गई और उसे अपने गुमशुदा गहनों के बारे में बताया और कहने लगी, अगर तुम अपनी ज्योतिष विद्या के दम पर मेरे गहनों का पता लगा सकते हो तो बहुत ही मेहरबानी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50 असरफियाँ दूंगी। यह सुनकर बेचारा मंगल धोबी घबरा गया और सोचने लगा कि कोई ना कोई बहाना बनाकर इस लड़की को यहाँ से टाल देना चाहिए। भला मैं कैसे गहनों का पता लगा सकता हूँ। उस लड़की के कपड़ों पर एक बहुत ही सुंदर गुलाब के फूल का चित्र बना हुआ था। धोबी की नज़र जब उस पर पड़ी तो अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, क्या सुंदर गुलाब है, क्या तुमने गुलाब देखा है। अब क्योंकि उस लड़की के मन में सिर्फ गहनों का ही ख्याल चल रहा था, वह याद करने की कोशिश कर रही थी कि यह नुकसान कैसे हुआ कि मुंह से निकले यह शब्द सुनते ही उसे याद आ गया कि मैंने अपने गहने शाही बाग के सरोवर में नहाने से पहले उतारे थे और उन्हें एक पोटली में बांधकर वहीं पर गुलाब की जो झाड़ियों में छिपा दिया था। वह खुशी से चिल्लाई, ओ नेक दिल इंसान, थोड़ी देर यहीं पर रुको और फिर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ और आकर मैं तुम्हें तुम्हारा हक यानी तुम्हारा इनाम अवश्य दूंगी। यह कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई और जब थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें बेशकीमती हार और कानों की बालियां थीं। अब जो उसने धोबी को वापस आकर 50 असरफियाँ इनाम में दी और कहने लगी, ज्योतिषी जी यह तुम्हारा इनाम है, सचमुच तुम दुनिया के सारे भेद जानते हो। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपने जेवर कहाँ रखे थे।
अगर तुम मुझे इसका पता नहीं बताते तो मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ता। जिस वक्त तुमने कहा क्या तुमने गुलाब को देखा तो मुझे फौरन शाही बगीचे के सरोवर के पास की याद आने लगी और गुलाब की झाड़ियों की याद आ गई जहाँ मैंने जेवर नहाने से पहले उतार कर छुपा दिए थे। सचमुच यह सब तुम्हारी ही कोशिशों का जो के कारण हुआ है। भगवान तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह अपने घर के लिए चली गई। धोबी एक बार फिर अपनी जान बचाए जाने के कारण भगवान को धन्यवाद देने लगा और इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं लालच में आकर अपनी जान जोखिम में डालने का काम नहीं करूँगा। मगर उसकी सुंदर और लालची पत्नी मानने वाली कहाँ थी। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपने पति को धमकियां देना शुरू कर दिया। उसे ज्योतिषी का काम जारी रखने को कहा, पर धोबी जानता था कि यह सब किस्मत का खेल है। 2 बार वह अपने आप को ज्योतिषी साबित करने में सफल हो पाया है। अगले ही दिन पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि शाही खजाने में से 50 संदूक जो हीरे और जवाहरात से भरे हुए थे चोरी हो गए। राजा का खजांची और शहर का कोतवाल चोरों का पता लगाने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए थे, मगर चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। तब राजा ने रात को ज्योतिषी जी को बुलाकर उसे आदेश दिया, अगले 10 दिन के अंदर चोरों को पता लगा लो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ खजांची और कोतवाल की भी गर्दन काट दी जाएगी। धीरे धीरे 9 दिन पूरे हो गए और 10वां दिन आ चुका था, परंतु राज ज्योतिषी को चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। तब उसके एक नौकर ने सलाह दी कि हजूर, मेरी मानिए तो उस धोबी को बुला लीजिए। वह खोया हुआ धन ढूंढने के लिए बहुत ही मशहूर है। अब राज ज्योतिषी ने उसी वक्त नौकर को धोबी मंगल को बुलाने के लिए भेज दिया। नौकर मंगल धोबी के घर पहुंचा और उससे कहने लगा कि मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। बेचारा मंगल धोबी अपनी पत्नी को कहने लगा कि यह सब तेरा किया धरा है। देख, अब मैं मरने को जा रहा हूँ। राज ज्योतिषी ने मेरा झूठा दावा सुन लिया है और अब धोखेबाजी के अपराध में मुझे मृत्यु दंड दिलवाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी रानी चुप रही और बेचारा जो मंगल धोबी उस नौकर के साथ चल दिया। जब राज ज्योतिषी जी के घर पर वह पहुंचा तो राज ज्योतिषी जी दौड़ता हुआ मंगल धोबी के स्वागत करने के लिए आया और उसे एक बहुत ही अच्छी जगह पर बिठाया। यह सब देखकर मंगल धोबी बहुत हैरान था। राज ज्योतिषी ने उससे कह पूछा कि हे भले आदमी, मेरी जान की सलामती अब तुम्हारे हाथों में है। जब बड़े बड़े विद्वान असफल हो जाते हैं तो तुम्हारे जैसे छुपे हुए गुणी लोग काम आते हैं। अभी यह बातें चली रही थी कि अचानक राजा का भेजा हुआ एक सिपाही वहां आ पहुंचा। वह मंगल धोबी को लेने के लिए आया था, क्योंकि धोबी के चर्चे अब राज दरबार तक भी पहुंच चुके थे और राजा ने अपने सिपाही को उसे लाने के लिए भेजा था। जब सिपाही को मंगल धोबी घर पर नहीं मिला तो उसकी पत्नी रानी ने सिपाहियों को बताया कि वह राज ज्योतिषी जी के घर पर गया है। बस वह सिपाही धोबी की तलाश में वहां तक आ पहुंचा। गरीब धोबी अब यह उसे पक्का यकीन हो गया कि अब राजा के दरबार में उसकी जान नहीं बच पाएगी। बेचारा डरते डरते सिपाही के साथ राज दरबार की तरफ चल दिया। मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। जब दरबार में पहुंचा तो उसने झुककर राजा को सलाम किया और जय जयकार करने लगा, राजा के नारे लगाने लगा। राजा ने कहा कि हाँ तो ज्योतिषी जी बताइए, शाही खजाने में चोरी किसने की है? हमारे संदूक कौन चुरा कर ले गया? डर के मारे धोबी का कलेजा मुंह को आने लगा, मगर फिर भी उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, अन्नदाता, यह एक नहीं बल्कि 50 चोर हैं। राजा ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन वे कौन लोग हैं और उन्होंने चोरी का माल आखिर कहाँ पर रखा है? तब मंगल धोबी बोला, मैं इस समय इन बातों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर मुझे कुछ समय दिया जाए तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से यह सब पता लगा सकता हूँ। मगर मुझे अपना हिसाब लगाने के लिए कम से कम 50 दिन की मोहलत चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है,
हम तुम्हें 50 दिन की मोहलत देते हैं, मगर इसके बाद भी अगर मेरा खजाना नहीं मिला तो समझ लो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। मंगल धोबी खुश होकर घर आ गया, क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया था इन 50 दिनों में वह कोई ना कोई ऐसा उपाय करेगा कि मौका पाकर वह इस शहर से ही भाग जाएगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रानी कहने लगी, कहो जी, दरबार से क्या खबर लाए हो? धोबी ने कहा, अरे कोई खबर नहीं है, बल्कि यह बात पक्की हो गई है, 50 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। उसकी पत्नी रानी ने कहा, तुम चोरों का पता जरूर लगा लोगे। धोबी कहने लगा, भला मैं कैसे पता लगा लूंगा, जबकि ना तो मेरे पास कोई सुराग है और ना ही मैं कोई ज्योतिष विद्या जानता हूँ। तब रानी कहने लगी, तो क्या तुम भूल गए जी, तुमने ही तो जौहरी को उसका लाल और नगर सेठ की बेटी को उसके गहने दिलवाए थे। आप जो अपनी पत्नी की बात सुनकर धोबी ने कहा, अरे बेवकूफ़ औरत, यह तो तू भी जानती है कि वह सिर्फ जो संजोग की बात थी। मैंने तो तेरी खुशी के लिए यह भेष बना रखा है कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, पर हाँ, एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ, इन 50 दिन के अंदर मौका पाकर मैं इस शहर से कहीं दूर भाग जाऊँगा और जो रुपया मेरे पास है और जो काम मैं जानता हूँ उसी से ईमानदारी की जिंदगी बिताऊँगा। उसकी पत्नी रानी नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहने लगी, भला धोबी का काम भी कोई ईमानदारी का काम है? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें चोरों का पता लगाना ही होगा, जैसे तुमने लाल और गहनों का पता लगाया, वरना एक बात पक्की है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं कोतवाल से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। तुम कैसे भी करके दौलत कमाने की कोशिश करो। बेचारा मंगल धोबी यह सारी बातें सुनकर डर गया। जब उसने देखा कि मेरी पत्नी बेवकूफ़ है, मुझे गिरफ्तार करवाने को तैयार है, तो उसने अपने आप को किस्मत पर छोड़ दिया और मायूसी से कहने लगा, तेरी बात मानने के अलावा अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है, मगर मेरी एक इच्छा है। मेरी जिंदगी अब थोड़े ही दिन की बची है, उन दिनों में मैं अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तब धोबी की पत्नी कहने लगी, क्या है? तो वह कहने लगा कि मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि मैं बेसन से बने हुए देसी घी के लड्डू खाऊं। तुम तो जानती हो भाग्यवान, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मुझे हिसाब किताब लगाना आता है, इसलिए मुझे याद नहीं रहेगा कि 50 दिन कब पूरे हो गए। इसलिए तुम बेसन के 50 लड्डू बनाकर एक बर्तन में रख लो और रोज रात को खाना खाने के बाद मीठे के तौर पर मुझे एक लड्डू दे दिया करना, ताकि उन लड्डुओं की गिनती से मुझे यह याद रहे कि यह जानने में आसानी रहे कि मुझे जो दी गई 50 दिन की मोहलत में कितने दिन बीत गए हैं और कितने दिन बचे हैं। अब जो धोबी की पत्नी रानी धोबी की यह बात उसने मान ली और उसके लिए बेसन के 50 लड्डू बनाकर तैयार कर दिए और एक बर्तन में रख दिए और वादा किया कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार हर रात खाना खाने के बाद तुम्हें एक लड्डू मीठे के तौर पर दिया करूंगी। उधर दूसरी तरफ वे चोर जिन्होंने खजाने को लूटा था अभी तक इसी नगर में छुपे हुए थे, क्योंकि सिपाहियों ने पूरे नगर की घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन वे अब भी हर छोटी से छोटी बात की खबर रखते थे और खुफिया तरीके से यह पता करते रहते कि राज दरबार में उन्हें पकड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही थी। इसी कारण उस दिन भी एक चोर भेष बदलकर राजा के दरबार में मौजूद था। जब राजा ने अपने दरबार में ज्योतिषी को बुलाकर चोरों का पता लगाने के लिए कहा था, जब उस चोर ने देखा कि धोबी ने तुरंत राजा से कह दिया कि चोरों की संख्या 50 है, तो वह दौड़ते हुए चोरों के सरदार के पास गया और घबराकर कहने लगा, राजा को तो सब चोरों के बारे में पता चल गया है, क्योंकि नए ज्योतिषी ने मेरे सामने ही राजा से कहा है कि खजाना चुराने वाले चोरों की संख्या ठीक 50 है। चोरों का सरदार कहने लगा, यह बात बताने के लिए ज्योतिष विद्या होनी जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से तो एक साधारण आदमी है वो। उसके मन में 50 चोरों की बात
इसलिए आई होगी क्योंकि जब राजा के 50 संदूक चोरी हुए तो उन्हें उठाने के लिए भी 50 लोग चाहिए होंगे, क्योंकि एक आदमी एक संदूक उठा सकता है। इसलिए कोई भी बेवकूफ़ आदमी यह बात बता सकता है कि चोरों की संख्या 50 रही होगी। यह बात बताना किसी अंधे के निशाने से कम नहीं है, पर हो सकता है कि उसे ज्योतिष विद्या भी आती हो और धीरे धीरे हमें भी उसके बारे में अब जानकारी मिल जाए। इसलिए हमें अब उसकी निगरानी करनी चाहिए और निगरानी करने के लिए आज रात को अंधेरा होते ही जो हम में से एक आदमी खुफिया तरीके से छुपकर उस आदमी के घर की छत पर जाएगा और जो कुछ भी बातें वह अपनी पत्नी से करेगा उसे ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हमें यह मालूम है कि वह अपनी सुंदर पत्नी से बहुत प्यार करता है और पक्के तौर पर वह हमारे बारे में सारी बातें अपनी पत्नी से जरूर करेगा। यह बात सभी चोरों को बहुत ही पसंद आई। रात होते ही एक चोर मंगल धोबी की छत पर चढ़ गया और ठीक उसी वक्त पहुंचा जब धोबी खाना खा चुका था। तब मंगल धोबी की पत्नी रानी उसे पहला लड्डू दे रही थी। जैसे ही धोबी ने वह लड्डू खा लिया तो वह कहने लगा, यह 50 में से एक है। यह सुनकर चोर घबरा गया और परेशान होकर वह अपने अड्डे पर वापस आ गया। उसने सबको बताया कि मैं मकान की छत पर खड़ा भी नहीं हुआ था कि धोबी को पता चल गया। उसने मुझे पहचान लिया, वह जान गया कि मैं चोर हूँ। उसने अपनी बीवी से कहने लगा, यह उन 50 चोरों में से एक है। यह सुनकर कुछ चोर तो डर के मारे कांपने लगे, परंतु कुछ का कहना था कि यह उसकी गलतफहमी हो सकती है। अंत में फैसला लिया गया कि अगली रात 2 चोर धोबी के घर जाएंगे। फिर दोनों उसी वक्त पहुंचे जब ज्योतिषी रात का खाना खा चुका था। उसकी पत्नी ने उसे लड्डू दिया और कहने लगी, मेरी प्यारी पत्नी, आज रात 50 में से 2 आ गए हैं। यह सुनकर चोर दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्होंने अपने बाकी साथियों को यह बात बताई और फिर तीसरी रात 3 चोर भेजे गए, चौथी रात 4 चोर भेजे गए, क्योंकि उन चोरों को दिन में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मजबूरी में उन्हें रात के अंधेरे में ही जाना पड़ता था और वह वक्त धोबी के लड्डू खाने का होता था। फिर बाकी सभी चोर बारी बारी से उनकी बातें सुनते और जिससे उन चोरों को अब विश्वास हो गया कि धोबी को हमारे आने की खबर पहले ही हो जाती है। आखिर रात को वह सब के सब चोर धोबी के घर पहुंच गए। तब धोबी ने चिल्लाकर कहा, आज तो पूरे के पूरे 50 हो गए। अब चोरों के मन में कोई शक नहीं रहा। धोबी को ज्योतिष विद्या से सब कुछ पता चल चुका है। तभी वह हर रोज चोरों की सही तादाद बता देता था। अब जो चोरों का सरदार को भी अब विश्वास हो गया कि धोबी एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी है। वह अपने साथियों से कहने लगा, ऐसे होशियार आदमी के पंजे से निकल पाना तो असंभव है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें धोबी को अपनी सारी बातें साफ साफ बता देनी चाहिए और उसे अपने साथ मिला लेना चाहिए। सरदार की बात पर सारे चोर राजी हो गए और फिर सुबह होने से 1 घंटा पहले वे जो जाकर धोबी के दरवाजे को खटखटाने लगे। बेचारा मंगल धोबी घबरा कर उठा। वह समझ गया राजा के सिपाही उसे पकड़ने के लिए आए हैं। उसने जोर से कहा, अभी तुम रुको, जिस काम के लिए तुम आए हो मैं समझ गया हूँ। यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। बाहर खड़ा सरदार कहने लगा, यह तो सचमुच अजीब आदमी है। अभी उसने हमें देखा तक नहीं, हम किस काम के लिए आए हैं और यह वह समझ भी गया और हमारे काम को बता रहा है। जैसे ही धोबी ने दरवाज़ा खोला, चोरों का सरदार कहने लगा, हमें भी इस बात का विश्वास है, तुम अच्छी तरह से जानते हो हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम भी इसे अच्छा काम और इंसाफ नहीं मानते। हमने जो भी आज तक किया है वह सब नाइंसाफ़ी ही की है। ये लो तुम 2000 असरफियाँ, बस तुम इस मामले का जिक्र किसी और से मत करना। अब मंगल धोबी कहने लगा, तो तुम्हें क्या लगता है यह सिर्फ ये 2000 असरफियाँ लेकर मैं मान जाऊंगा? सारे चोर उसके पैरों में गिर पड़े
और कहने लगे, हम पर रहम करो, 50 लोगों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। अब तुम ही हमारी जान बचा सकते हो। बताओ इसके लिए हमें क्या करना होगा। हम तो तुम्हें शाही खजाना भी वापस करने को तैयार हैं। मंगल धोबी चौंक कर अपनी आंखें मलने लगा। फिर दिल ही दिल में सोचने लगा, हे ईश्वर, क्या मैं अभी भी नींद में हूँ, या इन 2000 सरफियों के अलावा मैंने शाही खजाने का भी पता लगा लिया है। अब जब मंगल धोबी को यकीन हो गया कि यही सच है तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी को छिपाते हुए उसने चोरों से कहा, क्यों रे चोरों, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम मेरी नज़रों से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि चांद, सितारे, सूरज सभी की भाषा मैं जानता हूँ। अब क्योंकि तुमने सही समय पर मुझसे माफ़ी मांग ली है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें शाही खजाना सही जगह पर पहुँचाना होगा। जल्दी से जल्दी खजाने के 50 संदूक रातों रात गांव के पुराने मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपा दो। अगर तुमने यह काम ठीक से कर दिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम सब जानते हो कि तुम सब अपनी औरतों और बच्चों के साथ मारे जाओगे। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो तुम्हें पता है, मैं अपनी ज्योतिष विद्या से खजाने का पता लगा ही लूँगा, और तब तुम लोग बड़ी जो बेरहमी से मारे जाओगे। चोरों ने धोबी की बात मानने का वादा कर लिया और वे वहां से फिर चले गए। अब मंगल धोबी ईश्वर का धन्यवाद करने लगा कि हे परमात्मा, आपकी वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। इसके 2 घंटे बाद महल से एक सिपाही आया और उसने धोबी का दरवाजा खटखटाया। वह धोबी को अपने साथ राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, कहो ज्योतिषी जी, खजाने का कुछ पता लगा? धोबी ने कहा, हजूर, खजाने का पता तो चल गया, परंतु एक समस्या है। राजा ने पूछा, कैसी समस्या? धोबी बोला, महाराज, मैंने अपनी विद्या का प्रयोग किया, लेकिन 2 कामों में से सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। अगर आपको खजाना चाहिए तो वह आपको मिल जाएगा, लेकिन चोर आपके हाथ नहीं आएंगे। राजा ने कहा, लेकिन चोरों का पता करना भी तो बहुत जरूरी है। राजा ने कुछ देर तक विचार किया, फिर कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे मेरा खजाना चाहिए। अगर चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तब धोबी ने कहा, महाराज, आपका खजाना गांव के पुराने मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपा हुआ है। राजा ने तुरंत उसी समय अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों को वहां भेज दिया, जहां पर 50 के 50 संदूक सही सलामत बरामद हुए। वे लोग खजाने को वापस महल में लेकर आ गए। खजाना वापस मिल जाने से राजा बहुत खुश हुआ और धोबी से कहा, ज्योतिषी जी, तुम्हारी वजह से हमारा खजाना हमें वापस मिल गया है। सचमुच तुम्हारी विद्या काबिले तारीफ है। तुमने हमारा दिल जीत लिया। इस खुशी के मौके पर तुम जो भी हमसे मांगना चाहो मांग सकते हो। तब धोबी ने कहा, महाराज, अगर आप मेरी जान की सलामती का वादा करें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोला, तुम जो बिना किसी डर के जो भी कहना चाहते हो कहो। तब धोबी ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, मैं असल में कोई ज्योतिष नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा गरीब धोबी हूँ। मुझे ज्योतिष विद्या का कोई ज्ञान नहीं है। अब तक आपने मेरे जो भी कारनामे सुने वे सब के सब किस्मत की मुझ पर मेहरबानी थी। यहाँ तक कि आपका खजाना वापस दिलवाने में भी मेरा कोई हाथ नहीं था, इसमें भी किस्मत ने मेरा साथ दिया। इसके बाद मंगल धोबी ने अपनी सारी कहानी राजा को बता दी कि किस तरह से उसने जौहरी के लिए उसका लाल ढूंढा और फिर राजकुमारी की सहेली के जेवर कैसे किस्मत के भरोसे उसने वापस दिलवाए, और फिर किस तरह संजोग से उसने राजा के खजाने के चोरों को पकड़ लिया। जब धोबी ने अपनी बात खत्म की तो राजा एक जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, वारे किस्मत के धनी धोबी, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत ही लाजवाब है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, पर किस्मत के धनी होने के साथ साथ तुम में एक खासियत और भी है कि तुम बहुत ही ईमानदार और जुबान के सच्चे हो। मैं तुम्हारी किस्मत की भी प्रशंसा करता हूँ। तुमने सब कुछ सच सच मुझे बता दिया। खैर, जो भी हो, तुम्हारे कारण ही मुझे मेरा खजाना वापस मिला है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर रहने के लिए एक आलीशान घर देता हूँ, जिसमें
तुम्हारी सुविधा का हर सामान होगा। इसके साथ ही घर में काम करने के लिए तुम्हें 10 नौकर दिए जाते हैं और साथ ही साथ तुम्हें 20,000 सोने की अशर्फियाँ भी देता हूँ। मुझे लगता है कि इतनी दौलत मिल जाने के बाद तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकोगे। राजा की यह बातें सुनकर मंगल धोबी बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, महाराज, आप जैसे दयालु राजा के होते हुए प्रजा को किसी बात की कोई चिंता नहीं हो सकती। महाराज, आपकी जय हो। और इस तरह से वह राजा की जय जयकार के नारे लगाने लगा। अब उसने राजा का धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। अब धोबी नहीं बल्कि नगर का एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास आलीशान घर था, नौकर चाकर थे और ढेरों दौलत थी। अब उसकी पत्नी की यह इच्छा कि वह भी राज ज्योतिषी की पत्नी की तरह शानो शौकत से रहे, वह इच्छा भी पूरी हो गई थी। इसके बाद रानी ने कभी अपने पति को परेशान नहीं किया और वे दोनों एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।